नमस्कार नमस्कार आप सभी लोगों का कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है देव शाह एंड ऑन बिहाफ ऑफ चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं सुपर 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच में। और हम कर रहे हैं हमारा प्यारा प्यारा सब्जेक्ट, अरे कौन सा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर नंबर 6 है ऑफ सीए इंटरमीडिएट। तो फटाफट से सब लोग जुड़ जाएंगे। और आज की सभा शुरू करने से पहले ना मुझे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से कहनी है। सबसे पहले तो शायद आप लोगों को पता होगा कि चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी जो है एक फुल फ्लेजेड बोथ ग्रुप्स का बैच लॉन्च कर चुका है, दैट इज सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 ऑनवर्ड्स का सफलता बैच। और उस बैच में मैं पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट कवर कर रहा हूं। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो फटाफट से ज्वाइन कर दीजिएगा। वी आर ऑफरिंग अ वेरी इफेक्टिव प्राइस, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यार अभी है ना ठंडी का मौसम है, पढ़ने में ना मतलब ऐसे बहुत आलस आती है। सुबह जल्दी उठने में बहुत आलस आती है, रात को देर तक जगने में बहुत दम लगता है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड जब एक महीने पहले की एग्ज़ाम हो तो आलस, नर्वसनेस सब एक साथ आता है। बट ट्रस्ट मी, यही आपका एक्चुअल एग्ज़ाम है। जो आप पेपर पे एग्ज़ाम लिखने वाले हो ना, वो एक्चुअल एग्ज़ाम नहीं है। एक्चुअल एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और यही आपका एक्चुअल एग्ज़ाम है। क्या आप इस पर्टिकुलर वेदर में भी, क्या आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में भी जहाँ पे आपका प्रेशर मैक्सिमम है, आप काम कर पाते हो या नहीं? आप अपनी पढ़ाई को इफेक्टिवली कर पाते हो या नहीं? जिसने ये फेस सही से गुजार लिया भाई, वो पक्का पक्का एग्जाम में पास है। लेकिन जो यहाँ पे टूट गया भाई, उसके रिजल्ट का कुछ नहीं कह सकते। तो एक्चुअल एग्जाम शुरू होने वाली नहीं है, शुरू हो चुकी है। ये एक्चुअल परीक्षा है। क्या तुम इस फेज में सही से टिक पा रहे हो या नहीं? ठीक है, इंस्टीट्यूट देखो बहुत शानी है, उसको पता है ठंडी की सीजन है, रखो जान में एग्जाम। ठीक है, तो अगर पास करना है तो भाई यही स्टेज है जब इफेक्टिव रहना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, है ना। चलिए, तो इस पर्टिकुलर एक छोटी सी मोटिवेशनल बात के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोगों ने पिछले सेशन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के लगभग सारे सवाल कवर कर लिए थे। एक क्वेश्चन बचा था, तो उस एक क्वेश्चन को आज मैं करूंगा। एंड मैं आज आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर चालू करने वाला हूँ, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। भैया वो सर वो कैपिटल स्ट्रक्चर दिक्कत आती है इस चैप्टर में। अरे हूं ना, मैं काय को टेंशन ले रहे हो। बिंदास बिंदास एक बुक लो, एक पेन लो, बैठ जाओ मेरे साथ भाई, एक एक चीज समझा दूंगा। टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। एकदम बेफिक्र होके देखने हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर्स को। मैं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं लेके प्रभु जी का नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, आज के पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। आखिरी सवाल है ये, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का, पढ़ते हैं इसे। JKL लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन मार्च 31st 2018। देखते हैं मेरे भाई क्या क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख शेयर्स है, इन टोटल 40 लाख रुपए। तो आप लोग मुझे फेस वैल्यू बता सकते हो इक्विटी शेयर्स की कितनी हो जाएगी? वेरी सिंपल, इट इज 40 लैक्स डिवाइडेड बाय 2 लाख शेयर्स। तो पर शेयर की, पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी हुई? 40 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख अगर मैं करूँ, सो इट इज़ ₹20। ये इसकी फेस वैल्यू है। 11.5% प्रेफरेंस शेयर्स, इसका 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट है। 10% डिबेंचर्स इज 30 लैक्स। कुछ बोला नहीं है तो हम लोग एक तरीके से दोनों की फेस वैल्यू को 100 अज्यूम करेंगे, ठीक है। कहाँ से आया ये? हमने फेस वैल्यू को अज्यूम किया है 100 रुपीज़। ओके बॉस, आगे बढ़ते हैं। द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड एट 20 रुपीज़। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फेस वैल्यू भी 20 रुपये है और इसका जो मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, वो भी 20 रुपीज़ है। क्यों? क्योंकि उतने में ही बिक रहा है, उतने में ही बिक रहा है। तो उसकी करंट मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू दोनों 20 रुपये है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे अ नेक्स्ट ईयर डिविडेंड ऑफ ₹2 पर इक्विटी शेयर। कैन आई से, इसका मतलब हो गया नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ये मेरा D1 हो गया, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% पर एनम फॉर एवर। फॉर एवर देख के कंफ्यूज मत होना, ग्रोथ रेट जनरली हमारी गॉर्डन्स ग्रोथ या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो जी क्या हो जाएगा? 0.05। अज्यूम अ 35% कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक बार क्विकली मैं सबको स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? थोड़ी सी ना इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। हाँ, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। एंड ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये देखो, एमटीपी और आरटीपी का ये सवाल है, ठीक है। चलो, तो एमटीपी, कौन सी एमटीपी में पूछा गया है? अक्टूबर 18।
और RTP आई थिंक May 20 में पूछा है ना, May 20 में पूछा है। ठीक है, आ जाओ बॉस, करवा दूंगा, यही ठीक था। चल, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि भाई WACC निकालो एज पर द एग्जिस्टिंग वेट्स या एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर साथ साथ लिखना है भाई, ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में ना प्रॉब्लम क्या होगी, एग्जाम में हाथ फटाफट नहीं चलेंगे। अभी खुद से लिखोगे मेरे साथ साथ तो फटाफट हाथ चलेंगे, तो इसलिए मस्त मस्त मेरे साथ लिखते चलो। तो कैसे निकलता है, वेरी सिंपल, हम लोग कैपिटल के सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स लिखेंगे, हम लोग वेट्स लिखेंगे, हम लोग कॉस्ट लिखेंगे, एंड देन हो जाता है वेट्स इनटू कॉस्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से कैपिटल के सोर्सेस है, तो हम लोगों के पास एक तो इक्विटी शेयर्स है, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, एंड हमारे पास डिबेंचर्स भी है। बहुत ही बढ़िया। अब सबसे पहले वेट्स क्या लेंगे, वेरी वेरी सिंपल, जो क्वेश्चन ने यहाँ पे वेट्स, यहाँ पर जो कैपिटल स्ट्रक्चर का बाइफर्केशन दिया हुआ है इसी के बेसिस पे हम लोग वेट्स लेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का वेट कितना है, यहाँ पे साइड में ही एक बार बता देता हूँ कैसे निकलेगा एक सोर्स ऑफ कैपिटल का। सो इट इज ऑलवेज इंडिविजुअल डिवाइडेड बाई टोटल। तो इक्विटी का वेट कैसे निकलेगा, 40 lakhs डिवाइडेड बाई टोटल 80 लाख। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.5। तो इक्विटी का वेट कितना हो गया मेरा, 0.5। ठीक इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स का वेट होगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 80 lakhs। सो इट इज गोइंग टू बी 0.125। 10% डिबेंचर्स 30 डिवाइडेड बाई 80। सो इट इज गोइंग टू बी 0.375। टोटल कर दोगे 1 आना चाहिए, तो 0.375 प्लस 0.375 प्लस 0.125 प्लस 0.5 बराबर 1, ये कर गया मैच। अभी मस्त मस्त कॉस्ट लिख लेंगे। अब ध्यान से सुनना, कॉस्ट में ना एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट ना डायरेक्टली नहीं निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, हम लोगों को निकालना पड़ेगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के थ्रू। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक छोटा सा ना नीचे वर्किंग नोट बना देता हूं जहां पर केई निकालेंगे। केई कैसे निकलेगा, देखो वेरी वेरी सिंपल, एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल केई का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ, बराबर यही फॉर्मूला होता है इसका। तो अब देखना कैसे निकलेगा, मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्वेश्चन कितना बोलता है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्वेश्चन बोलता है दैट इट इज 2 पर इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर 2 रुपीज आ गया, डिवाइडेड बाय आज मेरा इक्विटी शेयर कितने पे बिक रहा है। अब इस केस में फेस वैल्यू और आज का मार्केट प्राइस दोनों सेम है 20 रुपीज, तो P0 ऑटोमेटिकली 20 आ जाएगा, प्लस जी हमने निकाला ना यहाँ पर 0.05, तो ये वैल्यू यहाँ पर 0.05 यहाँ पर निकाल लो, के कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.05 0.15, या आई कैन से इट इज 15%। ये मेरा के का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 मैं यहाँ पर 0.15 ले लेता हूँ, और यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने निकाला है ये प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का वैसे ही लिख लेना 11.5, बट इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 11.5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.115। और अब आ जाते हैं अपन लोग डिबेंचर्स पे। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक ट्रिक पॉइंट है, यहां पर आप डायरेक्टली 10% ले सकते हो क्या, मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टली 10% ले सकते हो? द आंसर इज नो। क्यों 10% नहीं ले सकते? टैक्स। तो टैक्स से क्या होगा, डिबेंचर के इंटरेस्ट पे ना टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसीलिए देखो, आप कभी भी डिबेंचर का फॉर्मूला लिखोगे ना, लॉजिकली मैं बताता हूँ, डिबेंचर का आप कभी भी फॉर्मूला लिखोगे ना, आप कभी भी इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस नहीं लिखोगे ना, आप हमेशा इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स करोगे डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ये फॉर्मूला होता है।
ऐसा क्यों लिखते हो? क्योंकि इस पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, इस पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। तुमको समझ में आया? अब ये कैसे आता है, ये पूरा एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो वो अगर मैं समझाने गया तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। मैं यहाँ पे क्विकली वर्किंग कर देता हूँ मेरी। अब करना क्या है सर वो बोलो। सिंपल, जब भी क्वेश्चन में डिबेंचर्स का सीधा सीधा एक ऐसे रेट दिया हो और कुछ ना बोला गया हो और एक टैक्स रेट दिया हो, अज्यूम करो क्या दिस रेट इज प्री टैक्स, दिस रेट इज प्री टैक्स। बट द ट्विस्ट इज, हमें जो WACC कैलकुलेशन में रेट चाहिए ना, दैट शुड बी पोस्ट टैक्स। मतलब ये प्री टैक्स रेट को हमें पोस्ट टैक्स रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम WACC के कैलकुलेशन में ले सकते हैं। ठीक है, टैक्स के बेनिफिट को हटाना पड़ेगा। तो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। वर्किंग नोट नंबर 2, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लिखेंगे या पोस्ट टैक्स KD। ये कैसे निकलेगा, मेरी बात ध्यान से देख सुनना, इजी कैलकुलेशन है, बड़ा नहीं है। सिंपल, KD लेने का, नेट ऑफ टैक्स कर देने का। ठीक है, मतलब देखो मेरा KD कितना है, 10% है ना, इसको खाली 10 लो, इसको खाली 10 लो, इसको खाली 10 लिया। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है, 35% है, मतलब 1 माइनस 0.35, बस। तो 10, 1 माइनस 0.35 कितना होता है, 6.5, सॉरी 0.65। 10 इंटू 0.65 करोगे तो मेरा पोस्ट टैक्स KD कितना आ गया। सिंपल, 10 इंटू 0.65 करोगे, इट इज 6.5 या 6.5%। बस ये मेरा पोस्ट टैक्स KD है, और ये KD मैं अपने WACC के कैलकुलेशन में लूंगा, बिकॉज दिस इज आफ्टर अप्लाइंग द टैक्स बेनिफिट। जनरली आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो KD निकालते हो, ठीक है, जनरली आप रियलाइज यील्ड मेथड से भी जो KD निकालते हो ना, वो पोस्ट टैक्स ही होता है। बट जब क्वेश्चन में डायरेक्टली सिर्फ एक रेट दिया जाए और टैक्स का रेट अलग से दिया जाए, तो प्री टैक्स रेट होता है वो, उसे हमें पोस्ट टैक्स में इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6.5 हो गया। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस दे देंगे, एंड परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, 6.5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, इट इज 0.065। ठीक है, तो अभी सिंपल सी बात है, वेट्स इंटू कॉस्ट ले लो। 0.5 इंटू 0.15 करूँ, सो इट इज 0.075। 0.125 इंटू 0.115 करोगे, इट इज 0.6 क्यों लग रहा है ये भाई, इट इज हाँ 0.014375 है, 14375, तो 0.0144 ले लेता हूँ, 4 डिजिट तक लेते हैं, उसके बाद नहीं। 0.375 डिवेंचर्स का 0.375 इंटू 0.065 करोगे, इट इज गोइंग टू बी 0.0244, बस 0.0244। ठीक है, तो देख लो, 0.0750 प्लस 0.0144 प्लस 0.0244 करूँगा तो इसका टोटल आता है 0.1138। सही है क्या? हाँ, 1137 मैं बताता हूँ, देखो 0.1138। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो WACC कितना आएगा, देखो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0.1138 को इंटू 100 करोगे, इट इज गोइंग टू बी 11.38%। ठीक है, अपना 11.38% WACC निकलता है, और इनका जो है 11.375, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब 11.375 को राउंड अप करोगे 2 डिजिट तक, 11.38 ही आता है। ठीक है, सो दिस इज आवर WACC, यहां पर अपना निकल गया है। अब इस क्वेश्चन का ना एक और पार्ट है, एक मिनट, हाँ, इस क्वेश्चन का ना मेरे भाई एक और पार्ट है, वो फटाफट से निपटा देते हैं। कंप्यूट द न्यू WACC इफ द कंपनी रेजेस एन एडिशनल 20 lakhs debt by issuing 12% debentures. This would result in increasing the expected equity dividend to 2.40 and leave the growth rate unchanged. मतलब वो अभी भी 5% ही होगा growth rate, but the price of equity share will fall to ₹16 per share. तो अब कैसे किया जाए? सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर्स का हमने जो ऐसे कॉस्ट निकाला था ना, अब
वहाँ यहाँ पे P0 चेंज हो गया, यहाँ पे D1 चेंज हो गया, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे बट विद द न्यू एलिमेंट्स, तो नया के ही निकलेगा। साथ ही साथ अब डिबेंचर्स दो तरीके के हो गए, एक 10% डिबेंचर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, अब एक और 12% डिबेंचर्स का हमने इंट्रोडक्शन किया 20 लाख रुपए का। तो अब उस बट द पॉइंट इज ये रेट डिबेंचर्स है, तो ये रेट भी प्री टैक्स होगा या पोस्ट टैक्स? ये रेट भी होगा प्री टैक्स। तो अब ये अगले वाले कैलकुलेशन में ये 10% तो पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट होगा ही, बट क्योंकि ये रेट भी डिबेंचर्स का है, नए डिबेंचर्स का भी रेट 12% होगा, वो भी प्री टैक्स होगा, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आ जाओ एक बार क्विकली बता देता हूं कैसे होगा ये चीज। पार्ट 2, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू के, कैलकुलेशन ऑफ नवा के, ठीक है। देखो मेरी राइटिंग, हा, मैं ना बैक बेंचर था स्कूल में, तो भाई अभी राइटिंग मेरी समझ ही सकते हो तुम लोग कैसी होगी, ठीक है। चलो चलो चलो, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू के कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग लेंगे अपना वही फॉर्मूला, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय आज का मार्केट प्राइस प्लस इसका ग्रोथ रेट। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज हुए हैं, आप देखोगे ना तो सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि आपका एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड जो है वो इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 2.40, लिख लो भाई, 2.40, और P0 कितना हो जाएगा? 16 रुपीज पर शेयर। ग्रोथ के बारे में कुछ बोला गया है क्या? बोल दिया है ग्रोथ रेट विल रिमेन अनचेंज, तो वही 0.05 अपन लेंगे। तो अपना नवा के ही कितना आया? नवा के ही, अरे बोलो ना, 2.40 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 0.05 इंटू 100 करोगे, अपना नवा के ही आता है 20%। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक और चीज़ करूँगा, पता है क्या? जो हमने नए 12% डिबेंचर्स इशू किए हैं वो भी तो प्री टैक्स रेट होगा, उसको भी पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट टैक्स डेट। तो एक तो अपना एग्जिस्टिंग डेट था, जो एग्जिस्टिंग 10% डेट अपने पास था उसका तो हमने पोस्ट टैक्स रेट पिछले वाले पार्ट में ही निकाल लिया था, दैट वाज 6.5%। यस, और एक नया डेट भी निकला था, दैट इज 12%, जो हमने इस पार्ट में इंट्रोड्यूस किया है। ये रहा ना, रेज़ेस एन एडिशनल 20 लाख डेट बाय इशूइंग 12% डिबेंचर्स। तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला पहले, तो नंबर की तरह लिखो 1 माइनस 0.35, क्योंकि टैक्स रेट 35% है, ले लो। तो 1 माइनस 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 12 करोगे तो 7.8% आता है। ये मेरा पोस्ट टैक्स नए डेट का रेट हो गया जो 12% का है। ठीक है, अब मैं तैयार हूं अपना नया WACC निकालने के लिए। तो चलो भाई निकाल लेते हैं फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ न्यू WACC। वेरी वेरी सिंपल, हम लोग वही अपनी सिस्टम को फॉलो करेंगे। हमारा क्या कौन कौन सा सोर्सेस ऑफ कैपिटल था? ठीक है, अपना वेट्स क्या क्या था? कॉस्ट और वही W इंटू C। ठीक है, अब समझना, सबसे पहले तो इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स। अब ना डिबेंचर्स की तुम बात करोगे ना, अपने पास दो प्रकार के डिबेंचर्स है। ठीक है, तो यहां पर ना मैं एक रेड में लिखता हूं क्योंकि ये पार्ट अलग है इस क्वेश्चन का। आई मीन सेकेंड पार्ट यहां पे डिफर कर रहा है फर्स्ट पार्ट से। तो अपने पास है एक तो 10% डेट और अपने पास एक 12% डेट भी है बॉस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्विटी का वेट कितना होगा? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर है ना, इसका वेट 0.5 नहीं होगा। पता है क्यों?
क्योंकि अब ऐसा हो गया ना कि यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ कैसे चेंज हुआ। अब देखो मुझे एक बात बताओ, इक्विटी का वैल्यू, इक्विटी का बुक वैल्यू कितना है? 40 लाख। इक्विटी का बुक वैल्यू है 40 लैक्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कितना वैल्यू हो गया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू है 10 लैक्स। अब अगर मैं डेट की बात करूँ ना बॉस, तो डेट अपने पास दो प्रकार के हैं। एक 10% डेट जिसका अपने पास वेट कितना है? 30 लाख। और एक 12% डेट जिससे हमने कितना पैसा रेस किया हुआ है? जिससे हमने रेस किया हुआ है ये रहा 20 लाख रुपए, जिससे हमने 20 लाख रेस किया हुआ है, तो ये 20 लाख। तो अब जो मेरा टोटल है वो देखो कितना होगा? 40 + 10 + 30 + 20, इट इज़ 1 करोड़ या 100 लैक्स। इस अब यहाँ से वेट लेना, ठीक है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का चेंज हुआ है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 12% डेट। तो यहाँ पे इस सेकेंड वाले पार्ट में डायरेक्टली यहाँ से वेट मत उठाना। टोटल 80 लाख नहीं, 80 लैक्स प्लस ये 20 लैक्स, 100 लैक्स हो जाएगा तुम्हारा, समझा? क्योंकि 20 लाख और डेट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब वेट निकालो, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख करोगे तो यहाँ पे आता है 0.4। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर से कितना निकला? 10 लाख, 30 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाई 100 लाख करोगे तो प्रेफरेंस शेयर का आता है 0.1। 10% डेट और 12% डेट। 10% डेट का कितना वेट था? इट वॉज 30 लैक्स, तो यहाँ पे 0.3 आ जाएगा और यहाँ पर 0.2 आ जाएगा क्योंकि 20 लाख इंट्रोड्यूस किया है। टोटल 1 हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 10, बढ़िया, ये 1 हो गया। अब बारी आती है कॉस्ट की। तो कॉस्ट में भी इक्विटी शेयर्स का पुराना कॉस्ट मत लेना, हमने यहाँ पे नया निकाला था ना 20%, ये लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगा 0.2। कैसे आया? 20% डिवाइडेड बाय 100, आई मीन 20 डिवाइडेड बाय 100। प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट वही का वही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं है, तो 0.115। 10% डेट का पोस्ट टैक्स कॉस्ट जो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था 6.5%, तो 0.065 यहाँ पे। और 12% डेट का कॉस्ट कितना निकला था पोस्ट टैक्स वाला? 7.8, तो 0.078 यहां पे आ जाएगा। बढ़िया, चलो तो फटाफट से W इंटू सी कर लो। 0.4 इंटू 0.2 करोगे इट इज 0.08। 0.1 इंटू 0.115 करोगे इट इज गोइंग टू बी 0.0115। 0.3 इंटू 0.065 करोगे इट इज गोइंग टू बी 0.0195। सब 4 डिजिट तक ही आ रहा है तो ठीक है। 0.2 इंटू 0.078 करूँगा 0.0156। तो देख लो भाई WACC कितना निकल के आता है। तो इट इज 0.1266। 12.67% निकलता है क्या अपना नया WACC? एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। यस, ये देखो 12.66, ठीक है। तो अपना नया WACC कितना निकला यहाँ पे लिख देता हूँ। WACC जो नया वाला है दैट इज 12.66%। खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मजा आया क्या तुम लोगों को? अरे मजा आ रहा है तो लाइक करो यार, तुम लोग देखते हो लाइक ही नहीं करते हो, फिर यहाँ पे दिल को सुकून नहीं मिलता है भाई। लाइक दबाओ फटाफट। हाँ, और अगर चैनल पे नए हो और तुम्हें लगता है कि ये जो बंदा तुम्हारे सामने पढ़ा रहा है तुम्हें, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें 1% भी वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके आगे तो बहुत वैल्यू ऐड करूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसी के साथ साथ अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अब जिसका तुम्हें बिल्कुल नहीं था इंतज़ार क्योंकि चैप्टर टफ लग रहा है, वो घड़ी आ गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चैप्टर टफ है, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर टफ है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। इट इज़ जस्ट दैट काफ़ी बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं थोड़ा कंसेप्चुअली अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। तो अगर नहीं भी समझ रहा है ना चैप्टर, तो भी मैं बोलूँगा बने रहो, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई
बड़े आगे। तो चलो 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 चलो, अपना नया चैप्टर वुश करके आ जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। अरे तुम तैयार हो क्या? अरे तुम तैयार हो क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी पे क्यों लाइन मार दिया? नहीं यार, ये इंटेंशनल नहीं था भाई, ये इंटेंशनल नहीं था भाई। ठीक है, चैप्टर फाइनेंसिंग डिसीजंस कैपिटल स्ट्रक्चर। तैयार हो क्या आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर हेडिंग दे देंगे। हाँ, आ जाओ। अच्छा, अब ना एक चीज़ सुनना, एक 2 या 3 क्वेश्चंस और मेरे साथ कर लो, उसके बाद ना एक ना मैंने स्कूल स्कूल टाइम पे ना मैंने एक छोटा सा कांड किया था, वो समझाऊंगा। 2 या 3 मिनट का छोटा सा है, मैं सुनाऊंगा, बट पहले पढ़ाई पे ध्यान देते थे, ठीक है? पहले मस्त मस्त क्वेश्चन कर लेते, फिर पक्का सुनाऊंगा मैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। Sophisticated Limited is considering 3 financing plans. The key information is as follows. देखो, अब तक एकदम सिंपल है। 3 फाइनेंसिंग प्लान्स है सोफिस्टिकेटेड लिमिटेड के पास। द की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। टोटल पैसा 4 लाख रुपया रेस करना है, ठीक है? प्लान्स ऑफ फाइनेंसिंग प्रपोर्शन क्या है? सबसे पहले बोलते हैं कि भाई पूरा का पूरा 4 लाख इक्विटी से ही रेस करेंगे, 100% लिखा है ना। प्लान बी बोलता है कि 4 लाख में से आधा इक्विटी आधा डेट, मतलब 4 लाख का आधा कितना? 2 लाख। तो 2 लाख इक्विटी शेयर से रेस करेंगे, 2 लाख डेट से रेस करेंगे। और प्लान सी क्या बोलता है कि 4 लाख का आधा 2 लाख इक्विटी से रेस करेंगे और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर से रेस करेंगे। ठीक है मेरे भाई? यस। कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ योर इंटरेस्ट और डिविडेंड रेट। तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, ठीक है? ये आपका इंटरेस्ट या डिविडेंड रेट ही है, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। टैक्स रेट बोलता है 30%। अब इसमें ये नेट ऑफ टैक्स वाला लॉजिक अप्लाई मत करना जो हमने पिछले वाले कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर सीधा सीधा सरल भाषा में आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ डेट, तो ये पोस्ट टैक्स ही है, ठीक है? तो 30% टैक्स रेट हो गया। इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज ईच विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। सिंपल सी ऐसी बात बोलते हैं कि देखो, हमको इक्विटी से पैसा रेस करना है। यस, तीनों ही प्लान्स में आप देखोगे तो हम इक्विटी से कुछ हिस्सा रेस कर रहे हैं, किसी में पूरा, किसी में कुछ हिस्सा, आधा। अब पर शेयर का दाम कितना होगा, कि पर शेयर हम कितना पैसा रेस करेंगे? तो बोलते हैं 10 रुपए का फेस वैल्यू प्लस 10 रुपीज का प्रीमियम। तो इसका इशू प्राइस कितना हो गया? 20 रुपीज। हर शेयर से हम 20 रुपया खड़ा करेंगे। समझ में आई बात? अब इसका रेलिवेंस हर एक प्लान में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इज 10 लाख रुपीज। तीनों ही प्लान्स में कंपनी का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फॉर ईच प्लान अर्निंग्स पर शेयर, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस पॉइंट, बेसिकली इंडिफरेंस पॉइंट। और भाई ये क्वेश्चन का कंसिस्टेंसी देखो, मॉड्यूल में भी है, एमटीपी में भी है, आरटीपी में भी है, प्रीवियस ईयर में भी है। तो भाई इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दे क्या? इंपॉर्टेंट मार्क कर दे क्या भाई? ये प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने 5-5 बार पूछा है। आई मीन 4 जगह पे पूछा है और 5 बार पूछा है। स्टडी मैट, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो चारों जगह कवर होते हैं। तो भाई अच्छी तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब ना एक बात बोलूँ, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना आता है क्या? सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, ये आपको बनाना आता है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, बनाना आता है? तो भाई पहला पार्ट तो तुमने ऐसे ही कर लिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, पहले पार्ट में इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। बना दे क्या? चलो बना देते फटाफट, देर किस बात की, आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट का ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में आएगा, इट इज जस्ट दैट इस क्वेश्चन की कंसिस्टेंसी को देखते हुए मुझे लगता है कि ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा सवाल है इसके लिए। तो ये लास्ट डे पे अच्छी तरह से इसको करके जाना। सबसे पहले पार्ट 1 हम लोग ईपीएस कैलकुलेशन करेंगे इसका। ईपीएस कैलकुलेशन, आ जाओ। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखेंगे,
क्योंकि हमें बनाना तो इनकम स्टेटमेंट ही है ना। अब 3 प्लान्स की बारी है। प्लान ए में क्या होगा, प्लान बी में क्या होगा, प्लान सी में क्या होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले वी स्टार्ट विद ईबीआईटी, क्योंकि सबसे ऊपर का एलिमेंट वही है। अब तीनों प्लान्स में ईबीआईटी तो 10-10 लाख की है, तो भाई लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे, क्या होता है 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। सबसे पहले ईबीआईटी में से क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन डेट। ठीक है, यहां पे बिगाड़ना नहीं चाहता तो वर्किंग नोट बना देंगे एक इसका छोटा सा। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन डेट। कैसे निकलेगा, वेरी वेरी सिंपल, हम लोग वही लिख लेंगे, पर्टिकुलर्स प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अच्छा, आप लोग ना एग्जाम में भी इसी तरह से प्रेजेंट करना, तो आपकी स्टेप मार्किंग में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाओ डिबेंचर का। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि कितना डेट होगा हर एक प्लान में। हर एक प्लान में हम डेट से कितना पैसा रेस कर रहे हैं ये देखते हैं। प्लान ए में तो आप देख रहे हो डेट बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लान ए में तो 0 डेट है, 0 डेट हो गया। प्लान बी में आप देखोगे 50% डिबेंचर्स है, तो 4 लाख का आधा हमें डिबेंचर से रेस करना है, तो कितना होगा, 4 लाख का 50% है 2 लाख। ठीक है, कैसे आया ये, 4 लाख का 50%। एंड प्लान सी में भी आप देखोगे तो बिल्कुल भी डिबेंचर से हमने पैसा रेज नहीं किया होगा, तो यहां पर भी 0 आ जाएगा। यस, इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट रेट है, मैंने आपको क्लीन कट बोला था, इट इज 10%। ठीक है, तो 10%, 10%, 10%। तो फटाफट से मुझे बता देंगे कि इंटरेस्ट ऑन डेट हर एक प्लान में कितना आया। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 लाख का 10%, 20,000। ठीक है, तो अब ये वाला हम लोग यहां पे लिख लेंगे। तो प्लान ए में इंटरेस्ट ऑन डेट कितना आया, 0। प्लान बी में इंटरेस्ट ऑन डेट कितना आया, 20,000। प्लान सी में कितना आया, 0। ठीक है, तो अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। तो ये यहां पर भी 10 लाख आ गया, यहां पर 9,80,000 आ गया, और यहां पे भी 10 लाख आ गया। ठीक है, तुम लोग को दिख रहा है ना भाई पूरा एंड तक, हाँ। ठीक है, तो देखो इंस्टीट्यूट ने ए भाई, हाँ ये देखो 20,000 आ गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ईबीटी हो गया। अब इसके आगे क्या होता है, हम लोग टैक्स एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो लेस कर देना टैक्स एक्सपेंस। मुझे बताओ टैक्स रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30% दिया हुआ है, तो 10 लाख का 30% कितना हो गया, 3 लाख। 9,80,000 का 30%, दैट इज गोइंग टू बी 2,94,000, और ये भी 3 लाख ही हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से मुझे बता देंगे कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना हो गया। ये 7 लाख, ये भी 7 लाख, और 9,80,000 माइनस 2,00,000, 294, सो इट इज गोइंग टू बी 6,86,000। ठीक है, सही जा रहा हूँ ना, देख लेता हूँ एक बार भाई। सही जा रहा हूँ, आ जाओ। तो 7 लाख, 6 लाख, मेरे को इंग्लिश इतना नहीं आता, मेरे को हिंदी इतना नहीं आता भाई। 7 लाख, 6,86,000 एंड 7 लाख। अच्छा, तुम लोगों को भी दिक्कत होता है कि ऐसे नंबर को इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश वाले नंबर हिंदी में बोलने में दिक्कत आती है? मेरे को तो बहुत दिक्कत आती है भाई। चलो, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हो गया। अभी ना प्रेफरेंस डिविडेंड। अब वापस से यहाँ पे ना मैं क्या करूँगा, एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता एज ऑफ नाउ कि कौन कौन से प्लान में कितना प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा। वर्किंग नोट नंबर 2,
देखो जब आप वर्किंग नोट अप्रोच से करोगे ना तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो वंस अगेन पर्टिकुलर्स, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। देख लेते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कितना कितना आएगा। तो सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स हमने कितने रेज किए हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर तुम क्वेश्चन उठा के देखो तो पहले प्लान में और दूसरे प्लान में कोई भी प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज नहीं हो रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। और आप तीसरे प्लान में देखोगे तो 4 लाख का आधा, यानी कि 2 लाख हमें प्रेफरेंस शेयर से खड़ा करना है, मतलब 2 लाख रुपीज़। कहाँ से आया ये? 4 लाख का 50%। अब डिविडेंड का रेट कितना हो गया मेरे पास? प्रेफरेंस डिविडेंड का जो रेट है इट इज किधर गया, ये रहा 10%। तो 10%, 10%, 10%, तो ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, एंड 2 लाख का 10%, 20,000 यहाँ पर हो गया। तो प्लान सी में अब कॉशियसली प्लान सी से ही 20,000 माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 20,000 माइनस होगा। ये तुम कहाँ पे वैल्यूज लिख रहे हो ना वर्किंग नोट में सॉल्व करने के बाद, ये ध्यान रखना, एंड वर्किंग नोट में एक एक चीज़ को अच्छी तरह से देख के सॉल्व करना, ठीक है। तो ऐसे बड़े क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे तुम्हारे। तो अब ये अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ गया मेरा, यहाँ पर 7 लाख, यहाँ पर 6,86,000, और यहाँ पे 7 लाख में से 20,000 माइनस होगा, देन इट इज गोइंग टू बी 6,80,000। बहुत ही बढ़िया, अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ गया। अभी सिंपल सी बात है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो मेरा ईपीएस आ जाएगा। वही ढूंढना है, देखा इनकम स्टेटमेंट ही था पूरा इसमें, और कुछ नहीं है। अब इसमें है ना, मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी है। वर्किंग नोट नंबर 3 लिखो और यहाँ पर आ जाओ। सर हम एग्जाम में ही ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली तुम ऐसा कर सकते हो। तुम ऐसा करोगे ना क्वेश्चंस को सॉल्व, तो तुम्हें स्टेप मार्किंग का पूरा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसके साथ, नंबर ऑफ शेयर्स, पर्टिकुलर्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोग इक्विटी शेयर से कितना अमाउंट रेस कर रहे हैं मुझे वो बताओ। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर से कितना अमाउंट रेस कर रहे हैं? तो पहले प्लान में पूरा पूरा 4 लाख हम इक्विटी से रेस कर रहे हैं। क्यों? इक्विटी का प्रपोर्शन इज 100%। तो पहले केस में पूरा 4 लाख इक्विटी से आ रहा है बॉस, ठीक है। दूसरे और तीसरे केस में आप देखोगे 50-50, मतलब 4 लाख का आधा 2 लाख। दूसरे प्लान में 2 लाख इक्विटी से आ रहा है, तीसरे प्लान में भी 2 लाख इक्विटी से आ रहा है, ठीक है। लिख देता हूं एक बार क्लैरिटी के, 4 लाख इंटू 50%, 4 लाख इंटू 50%, ठीक है। अब ध्यान से इसको डिवाइड कर देंगे बाय नंबर, बाय इशू प्राइस, बस। मैंने अक्सर देखा है एस्पिरेंट्स गलती किधर करते हैं, एस्पिरेंट्स गलती यहाँ पे करते हैं, वो गलती से ना फेस वैल्यू के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी सिंपल, देखो बेसिक लॉजिक है, मुझे इक्विटी शेयर से 4 लाख रुपया इन टोटल पैसा रेस करना है, पैसा रेस करना है, ठीक है। अब जब इक्विटी शेयर होल्डर मुझे पैसा देगा, तो तुम मुझे एक बात बताओ, वो सिर्फ फेस वैल्यू का पैसा देगा या वो फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों का पैसा मुझे देगा? सिंपल सी बात है सर, अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो मार्केट में, तो इन्वेस्टर आपको फेस वैल्यू का तो पैसा देगा ही, साथ ही साथ वो आपको प्रीमियम या डिस्काउंट का भी क्या बोलते हैं, फैक्टर एडजस्ट करके देगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे पर शेयर 10 रुपया मिल रहा है या 20 रुपया मिल रहा है? आपको तो पर शेयर 20 रुपया मिल रहा है, 10 रुपये की फेस वैल्यू भी मिल रही है, 10 रुपये का प्रीमियम भी मिलेगा जब आप इशू करोगे, और आपके पास टोटल पैसा आपको 4 लाख रेस करना है। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो 4 लाख सिर्फ फेस वैल्यू से रेज होगा, फेस वैल्यू और प्रीमियम मिला करके इन टोटलिटी आपको 4 लाख रेस करना है।
तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने, डिवाइड करना है बाई इशू प्राइस एंड डोंट डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। ये इसका लॉजिक है, आई होप आपको समझा होगा। तो इशू प्राइस हमने बहुत पहले निकाल लिया था, मतलब ये यहीं पे ये 20 रुपये। मैंने आपको बोला था ना कि मैं इसका लॉजिक सही वक्त पे आपको बताऊंगा, बस ये उसका लॉजिक कि हम लोग इशू प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ इशू प्राइस के साथ डिवाइड होगा। तो अब मुझे बता देंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए। पहले केस में 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 अगर मैं करूं, इट इज गोइंग टू बी 20,000। दूसरे केस में 2 लाख डिवाइडेड बाई 20, इट इज गोइंग टू बी 10,000। तीसरे केस में भी इट इज गोइंग टू बी 10,000। ठीक है, तो फटाफट से इसको यहां पर लिख लेंगे। पहले केस में 40,000 इक्विटी शेयर्स, एक मिनट, पहले केस में 20,000 था ना, पहले केस में 20,000 इक्विटी शेयर्स, दूसरे केस में 10,000 इक्विटी शेयर्स, तीसरे केस में भी 10,000 इक्विटी शेयर्स। सही जा रहा हूँ ना भाई मैं? नंबर ऑफ शेयर्स का वर्किंग 20 10 10, बढ़िया, चलो। हाँ, तो अभी ईपीएस निकल जाएगा 7 लाख रुपए। प्लान 1 का ईपीएस 7 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 20,000 शेयर्स इशू हुए। सो पहले प्लान का ईपीएस इज 35। एक बार मैच कर लेता हूँ आंसर। पहले प्लान का ईपीएस आया 35 रुपये, मैच। दूसरे प्लान में 6,86,000 डिवाइडेड बाई 10,000 शेयर्स इशू किए, सो इट इज 68.6। दूसरे केस का भी आंसर मैच। और तीसरे केस का 6,80,000 डिवाइडेड बाई 10,000 शेयर्स, बोलो 68 रुपीज़, इसका ईपीएस आ गया। ये भी हो गया मेरा मैच। समझ में आया क्या तुम लोगों को? बस। अब दूसरा केस बोलता है इसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। अच्छा, अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट जिन्हें नहीं पता, 1-2 मिनट लेके क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूं वो होता क्या है। आ जाओ, पार्ट 2, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मैं 1-2 लाइन में इस कंसेप्ट को एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं तो वो क्या होता है। जब एक कंपनी, ध्यान से सुनना, जब एक कंपनी इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड जितना कमाए, इट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब आप ये बोल रहे हो कि जब मेरा ईबीआईटी, मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड और मेरा इंटरेस्ट दोनों से मैच करे, ये मैं बोल सकता हूँ दैट आई एम अर्निंग फॉर द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और आई एम अर्निंग अप टू द फाइनेंशियल ब्रेक इवन। जनरली ईबीआईटी इससे ज़्यादा होता है, नो डाउट अबाउट इट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वेयर योर इनकम इज इक्वल टू योर एक्सपेंस। हमारे इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से ईबीआईटी एक तरीके की इनकम हो गई, प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट एक तरीके के लिए कंपनी के लिए कॉस्ट हो गया या एक्सपेंस हो गया। तो व्हेन इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस, आप बोलते हो ना ब्रेक इवन पॉइंट पे कमा रहा है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जितने भी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है आप उतना ही कमा रहे हो, दैट इज योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन इसका ये। अगर आपको अभी ना समझाओ, बस ये याद कर लेना कि when EBIT is equals to preference dividend plus interest, we can say that the company is earning at its financial break even point। खत्म। ठीक है, तो अब आ जाओ, सबसे पहला तीनों कंपनी के लिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है। तो सबसे पहले मैं प्लान ए में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? सिंपल, प्लान ए में जितना भी प्रेफरेंस डिविडेंड है प्लस प्लान ए में जितना भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो। तो आप देख लो, प्लान ए में मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, यहीं से निकल जाएगा, इनकम स्टेटमेंट पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो प्लान ए में इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो तो ज़ीरो हो गया, साथ ही साथ प्लान ए में जो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट हो गया या प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट हो गया वो भी ज़ीरो हो गया। तो कहना है इसे प्लान ए में प्रेफरेंस डिविडेंड भी ज़ीरो, इंटरेस्ट भी ज़ीरो। तो आप देखोगे ना, तो प्लान ए में प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट पेमेंट कुछ है ही नहीं, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज़ीरो। समझ में आया? कुछ है ही नहीं ना, तो यहाँ पर ज़ीरो। प्लान बी का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? तो वही, प्लान बी में प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा? प्लान बी में प्रेफरेंस डिविडेंड है ज़ीरो, बट प्लान बी में अगर आप देखोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस है 20,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 20,000। तो प्लान बी में ज़ीरो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस 20,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट,
तो प्लान बी का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया 20,000। इसी तरह से प्लान सी का निकाल ले। तो प्लान सी का प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, अब देखोगे हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया था कि प्लान सी का प्रेफरेंस डिविडेंड है 20,000 और प्लान सी में भी इंटरेस्ट ऑन डेट है 0। तो प्लान सी में एक बार देख लेता हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड इज 20,000 प्लस 0, इट इज गोइंग टू बी 20,000। बराबर ना, बराबर ना। प्लान सी का आंसर है रॉन्ग, यहां पे 20,000 नहीं आएगा। क्यों सर, आपने तो बोला ना प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों का मिला करके जो आंसर आता है वही मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। हाँ बराबर है जवाब आपका, बट इसमें छोटू सा ट्विस्ट है। आप ना सुनना बात, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड के अलावा एक और एक्सपेंस इंकर करते हो, इनकम स्टेटमेंट में जाके बोलो वो एक्सपेंस कौन सा है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, मुझे याद करके बताओ। अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आप एक और कॉस्ट इंकर करते हो, एक और एक्सपेंस इनकम करते हो, वो पता है कौन सा है? टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस। और ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड, देखो ये जो इंटरेस्ट है इस पे ऑलरेडी टैक्स बेनिफिट मिल ही जाता है आपको, ठीक है, बट जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उस पे तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता ना। तो अब आप लॉजिक देखोगे तो आपका समझो कुछ ईबीआईटी आया, उसमें से इंटरेस्ट गया, ठीक है, तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स आता है बराबर। इसमें से आप कुछ टैक्स एक्सपेंस माइनस करोगे, ठीक है, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आया। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो अर्निंग फॉर इक्विटी आया। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला कि आप उतना ही कमा रहे हो ना जितना आपका प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का टोटल है। यस, तो इक्विटी वालों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट का मिला करके जो खर्चा आ रहा है आप उतना ही कमा रहे हो। दैट इज योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बराबर। ये आपने बोला था, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये 0 हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड अपना प्लान सी में कितना आया था 20,000, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 20,000। आप बोल रहे हो कि ये 20,000 यहां पर आ गया, इसको इग्नोर मारने का, और इंटरेस्ट 0, तो ये 20,000। ये कैसा लॉजिक है भाई, समझ रहे हो? तो जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड की वैल्यू लिखते हो ना तब इसको नेट ऑफ टैक्स ग्रॉस अप करना सीखो, क्योंकि फिर आप ये इग्नोर मार। तो भाई तो सर पहले दो प्लान में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे भाई पहले दो प्लान में प्रेफरेंस डिविडेंड था ही नहीं ना। किधर है पहले दो प्लान में प्रेफरेंस डिविडेंड? तो ग्रॉस अप करने की जरूरत ही नहीं है, बट प्लान 3 में तो प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो इसको ग्रॉस अप करने का जरूरत है। टैक्स रेट आपका कितना था क्वेश्चन में? टैक्स रेट जो है ना इट इज गोइंग टू बी आई थिंक 30% टैक्स रेट है आपका। यस, यू फॉल इन 30% टैक्स ब्रैकेट। तो ये मेरा 70% हुआ, ये 30% टैक्स उड़ा करके या ग्रॉस अप करके ये हो जाएगा 100%। समझ में आई बात? यस। तो अब देखो 20,000 डिवाइडेड बाई 70% करोगे तो ये आता है 28,571। इसमें से 30% टैक्स गया, दैट इज 8,571, तब जाके 20%, तब जाके 20,000 बचता है। इंटरेस्ट 0 है तो यहाँ पर 28,571 ईबीआईटी आता है। समझ में आया? और ये तुम्हारे आंसर के साथ देखो मैच भी कर रहा है। तुमको समझ में आया कि यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस अप क्यों किया हमने? ये इसका पूरा लॉजिक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इन डिफरेंस पॉइंट वाले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 या पार्ट 3, कैलकुलेशन ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट। एक और कंसेप्ट, इनडिफरेंस पॉइंट पता है क्या होता है? बेसिकली इनडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर वो लेवल ऑफ ईबीआईटी होता है। आई वुड से इनडिफरेंस पॉइंट वो लेवल ऑफ ईबीआईटी होता है या वो अमाउंट ऑफ ईबीआईटी होता है जब दोनों कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर सेम हो, जब दोनों कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर सेम हो। तो अब वंस अगेन मैं एक इनकम स्टेटमेंट का लॉजिक अगर फॉलो करूं, ठीक है, तो क्या आता है? ईबीआईटी, इसमें से इंटरेस्ट जाएगा तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स जाएगा तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी। बराबर, यही चीज़ें उन्होंने यहाँ पर की है, ये 1 ये 2।
देखो EBIT लेस L1, L1 मतलब आपका फिक्स फाइनेंस चार्ज, इसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। 1 माइनस टी क्या होता है, इट इज नेट ऑफ टैक्स, तो ये नेट ऑफ टैक्स हो गया। प्लान ए और प्लान बी में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, इसलिए यहाँ पे जिक्र नहीं है। प्लान सी में प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो आप जब यहाँ पे फॉर्मूला ला के देखोगे ना, तो यहाँ पे इन्होंने देखो टैक्स के बाद पीडी भी माइनस किया हुआ है, और अर्निंग्स फॉर इक्विटी को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे तो आपका EPS निकल के आ जाएगा। तो ये E1 क्या है, ये देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ऑल्टरनेटिव 1, E2 इक्विटी शेयर्स इन ऑल्टरनेटिव 2। ठीक है, तो इसमें पूरा इनकम स्टेटमेंट का ही लॉजिक इन्होंने फॉलो किया हुआ। मैं क्या करूँगा, मैं तीनों के बेसिस पे अभी बनाता नहीं बैठूंगा, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। मैं क्या करूँगा, इसमें से एक ऑल्टरनेटिव उठाता हूँ। चलो हम ऑल्टरनेटिव नंबर 3 उठाते हैं। एक मिनट, ऑल्टरनेटिव नंबर 3, हाँ ऑल्टरनेटिव नंबर 3 उठाते हैं। 3 नहीं उठाते अपन, चलो 3 उठा देते, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ समझाना है आपको। अपन ऑल्टरनेटिव नंबर 3 उठाते हैं, ठीक है। प्लान ए और प्लान बी वाला, प्लान ए और प्लान सी वाला एक बार ना घर पे ट्राई कर लेना, बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ मैच करना है, इक्वेशन में डाल के मैच करना है। ठीक है, मैं प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी का थोड़ा सा स्पेशल है, प्लान बी और प्लान सी का थोड़ा सा स्पेशल है, तो मैं आपको ये क्लास में करवाना चाहता हूँ। करवाऊँ क्या, चलो करवा दो। चलो तो प्लान ए एंड प्लान सी, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, पहले इनकम स्टेटमेंट को याद करो और उसको इक्वेशन में परिवर्तित कर दो। तो देखो इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत होती है EBIT से, तो EBIT उसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर उसका नेट ऑफ टैक्स होता है, ठीक है, यस, एंड इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, तो आता है अर्निंग्स फॉर इक्विटी बराबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, सिमिलरली इक्वल टू क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि दोनों लेवल ऑफ दोनों का मतलब प्लान ए और प्लान सी का, अपन प्लान ए और प्लान सी कर रहे हैं ना, नहीं प्लान बी और प्लान सी, प्लान बी का EBIT और प्लान सी का EBIT इक्वल आना चाहिए, वो लेवल ऑफ EBIT जब दोनों का प्लान बी और प्लान सी का अर्निंग्स पर शेयर सेम हो। तो यहाँ पर इसके लिए EBIT को इक्वल टू में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना पड़ेगा। तो EBIT माइनस प्लान सी का इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, वही चीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। समझ में आई बात। तो देखो EBIT क्या होगा वही नहीं पता, क्योंकि हमें हमारा EBIT ही यहाँ पे अपना इंडिफरेंस पॉइंट है, तो EBIT को ब्लैंक छोड़ दो, बाकी सारी चीज इनकम स्टेटमेंट से अपन निकाल लेंगे। अभी अपन ऊपर नीचे नहीं करेंगे, यहीं पे इनकम स्टेटमेंट से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। हमें चाहिए प्लान बी और प्लान सी का, ये मैं बार बार भूल क्यों जाता हूँ, अपन प्लान बी और प्लान सी कर रहे हैं ना, प्लान बी और प्लान सी, हाँ सॉरी, ठीक है। तो EBIT माइनस प्लान बी का 20,000 इंटरेस्ट, नेट ऑफ टैक्स अगर मैं करूँ तो 1 माइनस 0.3 माइनस प्लान बी में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, द आंसर इज नो, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकाला था प्लान बी में, दैट इज 10,000 इज इक्वल्स टू प्लान सी का EBIT माइनस 20,000, यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो ये माइनस 0, वाओ, नेट ऑफ टैक्स अगर मैं करूँ यहाँ पर तो 1 माइनस 0.3, और यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड है, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड है यहाँ पे, 20,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो भाई लिख लो 20K लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 10,000। बस अब क्विकली हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो 10,000 EBIT ये जीरो तो जाने दो, EBIT नेट ऑफ टैक्स मतलब कि 0.7 EBIT माइनस 20,000, ठीक है। ये एक्चुअली RHS है मेरे इक्वेशन का, ये RHS है, राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। एक तो EBIT माइनस 20,000 0.7, ये LHS है, ठीक है। तो पहले तो मैं LHS को सॉल्व करके लिखता हूँ, सो इट इज़ 10,000 इंटू ये इसके साथ ये इसके साथ, मतलब 0.7 EBIT माइनस 0.7 इंटू 20,000, तो ये आ जाएगा 14,000।
इज इक्वल्स टू RHS 10,000 इंटू 0.7 EBIT माइनस 20,000। तो 10,000 इंटू 0.7 करोगे तो इट इज 7,000 EBIT माइनस 10 इंटू 14, इट इज 14 करोड़। वाह, इसमें कितना जीरो होता है मुझे भी नहीं पता। तो वंस अगेन दिस इज 7,000 EBIT माइनस 20 करोड़। अब आप देखोगे ना तो 7,000 EBIT कट हो जाएगा और कुछ बचेगा ही नहीं, नंबर्स बचेगा भाई। ये EBIT का वैल्यू ही नहीं बचेगा। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, कोई इनडिफरेंस पॉइंट है ही नहीं। मैंने आपको केस ही इसके लिए कराया क्योंकि ये स्पेशल था। इसमें जब इक्वेशन में से ये EBIT हट जाए ना, मतलब समझ जाने का कि कुछ है ही नहीं। क्योंकि जनरली क्या होता है, इक्वेशन में ये वैल्यू बच जाता है, फिर इसका कुछ आंसर आता है। समझ में आ रहा है ना कि हम लोग एक तो समझो अगर ये 6,000 हुआ तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 7,000 माइनस 6,000 EBIT, तो 1,000 EBIT से बचता, माइनस 14 प्लस 20 6,000 6 करोड़, तो 6 करोड़ डिवाइडेड बाई 6,000। अगर ये 6,000 होता तो ऐसे हम लोग EBIT निकालते, बट यहाँ पर यही वैल्यू हट गया तो अभी खाली नंबर से इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होता। तो ये इंडिफरेंस पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता इन दोनों केस में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई EBIT इन दोनों प्लान में एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसमें दोनों का EPS सेम है। ऐसा कोई EBIT इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ आई विल टेल यू व्हाई द अदर टू प्लान्स आई हैव टोल्ड यू टू ट्राई एट होम। क्योंकि इसमें आप देखोगे ना तो EBIT निकलता है, ऐसा EBIT इंडिफरेंस पॉइंट निकलता है। इसमें आप देखोगे तो ऐसा इंडिफरेंस पॉइंट निकलता है, बट बस ये एक इकलौता नवाबजादा प्लान है जिसमें कोई इंडिफरेंस पॉइंट निकलता ही नहीं है। तुमको समझ में आया क्या? बहुत ही बढ़िया। चलो, मज़ा आया तुम लोगों को? चलो एक और सवाल करें क्या? एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ही उठाते हैं। चलो, क्योंकि अभी ना क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं, प्री एंड शाह। आ जाओ बॉस, करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, Pri and Shah are identical. However, their capital structure in market value terms differs as follows. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो सवाल है ना, ये एक अलग कंसेप्ट पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन योर नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पर बेस्ड है। तो करते हैं, MTP में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब कंपनी 2 है, प्री लिमिटेड है एंड शाह लिमिटेड है। प्री लिमिटेड का अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर देखूँ या डेट इक्विटी रेशियो देखूँ तो इट इज 6:4। क्यों? 60% डेट का है, उसका मार्केट वैल्यू का 60% डेट से आ रहा है एंड 40% इक्विटी से आ रहा है। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू दिस इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स। ये बुक वैल्यू वेट्स नहीं है, ये मार्केट वैल्यू वेट्स है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 2:8। द बोरोइंग रेट फॉर बोथ द कंपनीज इज 8%। अब पहला कंफ्यूजन आएगा, ये प्री टैक्स है कि पोस्ट टैक्स है? फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ो, इन अ नो टैक्स वर्ल्ड इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तब टैक्स को इग्नोर करना। जो तुम्हारा अर्निंग्स बिफोर टैक्स है वही तुम्हारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी है। और 8% जो है ये प्री टैक्स पोस्ट टैक्स दोनों सेम है भाई, कुछ फर्क ही नहीं है। एंड कैपिटल मार्केट्स आर अज्यूम्ड टू बी परफेक्ट, मतलब दोनों कंपनी का एक ही धंधा है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट ए पे। इफ मिस्टर री owns 6% ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन प्री लिमिटेड। प्री लिमिटेड की बात हो रही है जिसके एक शेयर होल्डर है मिस्टर री, एक इन्वेस्टर है जिसके पास प्री लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स का 6% वैल्यू है। डिटरमाइन हिज रिटर्न इफ द कंपनी हैज अ नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 9 लाख। बेसिकली नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है EBIT। एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी इज 18%। बेसिकली ये आपका WACC हो गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगी। तो पहले पार्ट ए करते चलो। मैं करवा रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2। मैं आप लोगों को करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 और ये MTP का सवाल है। आ जाओ, सबसे पहले पार्ट 1, रिटर्न ऑफ मिस्टर री। यार सच बोलूं, इनके नाम एक तो ऐसे होते हैं ना, ये री सुन के ना पहले लगता है फीमेल है,
बट फिर उसके आगे पढ़ता हूँ अबे मिस्टर। नहीं देखो, ऐसे किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ा सकते ऐसे लेकिन ऐसे मन में तो ख्याल आते हैं ना भाई। चलो चलो। इनकम स्टेटमेंट बनाता, इनकम स्टेटमेंट नहीं, पहले हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ। तो मैं बोलता हूँ कि वैल्यू ऑफ फर्म कितना, तो वैल्यू ऑफ फर्म, और यहाँ पे बात हो रही है प्री लिमिटेड की। वैल्यू का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, वैल्यू निकालनी है तो एक तो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम, जिसको आप लोग ईबीआईटी भी बोलते हो, डिवाइडेड बाय तुम्हारा ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, जिसको केओ या डब्ल्यूएसीसी जो भी बोलो, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली वैल्यू निकल जाएगा। तो वैल्यू का फॉर्मूला क्या इस केस में आएगा, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना है, तो यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग इनकम तुम देखोगे इट इज़ गोइंग टू बी 9 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 9 लाख रुपये नेट ऑपरेटिंग इनकम हो गया या ईबीआईटी होगा, डिवाइडेड बाय ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, तुम्हारा ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है 18%, 18% यहाँ पर। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो गया, 9 लाख डिवाइडेड बाय 18% करोगे इट इज़ गोइंग टू बी 50 लाख वैल्यू। अच्छा तुमको पता है ये एग्जैक्टली है क्या, ये वैल्यू V0 पता है एग्जैक्टली क्या है, सुनना बात ध्यान से, तुम्हें ना मस्त लिंकिंग करवाता हूँ एक। जब मैं WACC की बात करता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, जब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में WACC की बात करता था तब मैं पता है कैपिटल लिखता था, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू का वेट्स लिखता था, या बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू लिखता था, है ना, फिर वेट्स लिखता था। हाँ जी। तो अब अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूँ ना, तो ये जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का टोटल है ना, देखो हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकाल रहे हैं, बुक वैल्यू को मारो गोली, तो ये जो मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से हम निकाल देते हैं, ये जो मार्केट वैल्यू का टोटल है ना ये 50 लाख यहाँ पर आता है। तो देखो इक्विटी और डेट, ये WACC का एक छोटा सा रेफरेंस है, ठीक है, ये दोनों का टोटल मिला करके 50 लाख आता है। अब मार्केट वैल्यू वेट्स कैसे निकलेगा, ये देखो, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेट का 60 एंड इक्विटी का 40, मतलब कि ये टोटल 1 हो गया। डेट इक्विटी का कितना बोला है, इक्विटी का बोला है 0.4 यानी कि 40%, और डेट का बोला है 0.6। ओ ऐसा क्या, हाँ जी ऐसा। तो अब तुम मुझे बता सकते हो कि 50 लाख में से डेट कितना, 50 लाख में से इक्विटी कितना, तो 50 लाख रुपए इंटू अगर मैं 0.6 करता हूँ तो मेरा डेट का वैल्यू आता है 30 लैक्स, इक्विटी का वैल्यू आता है 20 लैक्स। एक और चीज़, ठीक है, तुम यहाँ पे कॉस्ट लिखोगे, वेट्स इंटू कॉस्ट लिखोगे, तुम्हारा WACC पता है कितना आता है, 0.18 या 18%, जो तुम्हें ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है वो। क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है। मज़ा आया तुम लोगों को, अरे तुम लोगों को मज़ा आया क्या, यस, ये तुम्हारा एक लिंकेज था फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम हमारा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाना है, क्योंकि देखो अगर हमें रिटर्न निकालना है, मुझे एक बात बताओ, एकदम सिंपल, कोई दिमाग मत लगाना, मेरे को एकदम बेसिक से सवाल का जवाब दो, सिलेक्ट हो, हाँ, कि अगर मेरे को रिटर्न निकालना है इक्विटी शेयर्स पर, तो मुझे बात बताओ, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होगा, यानी कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न क्या हुआ, इनकम स्टेटमेंट में से ढूंढ के बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न क्या हुआ, अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय मेरी इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्या वैल्यू होती है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100 बराबर, यही रिटर्न होता है, हाँ जी यही रिटर्न होता है। तो अब देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी मुझे ऑलरेडी मिल गया है यहाँ से, कि मेरी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है 20 लाख रुपीज़, तुमको समझ में आया। देखो उन्होंने यहाँ पे भी वैसे ही किया हुआ है कि इनका जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है ये 20 रुपीज़ है, तो ये मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया। अब ये रिटर्न कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना, इसके लिए मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकलेगा ना। तो अब इनकम स्टेटमेंट मैं ना ब्लू ले लेता हूँ, इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्री लिमिटेड। तो सबसे पहले इसका EBIT कितना होगा, वेरी सिंपल, नेट ऑपरेटिंग इनकम ही उसका EBIT होगा, 9 लाख रुपए जो अपने पास था,
इसमें से अपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे डिबेंचर्स पर। तो अब इंटरेस्ट कितना होगा डेट का, तो ध्यान से देख लेना। प्री लिमिटेड में जो डेट है उसका वैल्यू है 60%, उसका वैल्यू कितना है 60%। और इंटरेस्ट ऑन डेट कैसे निकलेगा ये देख लो, इट इज गोइंग टू बी, एक तो उसका रेट, कितना रेट है डेट का, यहाँ पर बोल दिया है ना दैट इट इज 8%। यस 8% इंटू वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट कितना हुआ यहाँ पे 30 लाख जो हमने यहाँ से निकाला था। अब आपको एक और डाउट आ सकता है कि सर ये तो मार्केट वैल्यू है डेट का, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे निकलता है। यहाँ पे फेस वैल्यू के बारे में कुछ बात किया गया है और पूरा क्वेश्चन छानबीन मार लो, तुमको फेस वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई अज्यूम कर लो कि भाई यही मेरा मार्केट वैल्यू है, यही मेरा फेस वैल्यू है, ठीक है। तो 30 लाख रुपीज़ का अगर मैं 8% निकालूँ सो इट इज़ 2,40,000। समझ में आई बात? यस। तो 9 लाख माइनस 2,40,000 अगर मैं करूँ, इट इज़ गोइंग टू बी 6,60,000। फिर क्या लेस होता है? टैक्स। लेकिन कोई टैक्स आएगा क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्वेश्चन तो क्लीन कट सामने से बोलता है दैट द कंपनी ऑपरेट्स इन अ नो टैक्स वर्ल्ड। तो भाई भूल जाओ टैक्स। सर ऐसा होना चाहिए यार इंडिया में भी, है ना, कोई टैक्स ही नहीं होना चाहिए। 6,60,000। अब कोई भी तरीके का प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या क्वेश्चन में? देख लो, द आंसर इज नो। तो यही मेरा अर्निंग्स फॉर इक्विटी हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मिस्टर री के पास ना 6% इक्विटी शेयर्स है और उसका रिटर्न कितना है? तो मुझे एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, मिस्टर री का अर्निंग्स कितना हुआ? मैं बोलता हूँ कि अगर कंपनी पूरे के पूरे 100% इक्विटी शेयर्स के लिए 6,60,000 अर्निंग्स कमा करके दे रही है, तो मिस्टर री के पास कितने शेयर्स है? 6%। 6% इक्विटी शेयर्स के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो। तो 6,60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, इट इज 39,600। ठीक है, तुम यहां पर भी देखोगे इट इज गोइंग टू बी 39,600। अबे बहुत आगे आ गया मैं, ये रहा देखो 39,600। बताओ, अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने इतना छोटू सा अप्रोच किया हुआ है ना कि बंदे को कुछ समझे ही नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको लिंक करवा करके थोड़ा डेप्थ में करवाया, ठीक है। चलो एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का जो क्या बोलता है, जो सिंपली ये बोलता है कि भाई इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? कुछ नहीं है, फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है, फॉर्मूला पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा? मैंने क्या बोला, इक्विटी शेयर्स पे रिटर्न निकालना है, तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन ने 20 लाख निकाला था वो WACC वाले टेबल से, अर्निंग्स हमने टोटल निकाले 6,60,000, तो ये आ गया 33%, ठीक है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला है, सिर्फ मिस्टर री के पर्सपेक्टिव से देखना है ना, तो 6,60,000 का जो हमने 6% किया 39,600 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर्स में से कितने इक्विटी शेयर्स मिस्टर री के पास है? 6%। तो 20 लाख रुपए का 6% भी करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 1,20,000। ये मिस्टर री का अर्निंग डिवाइडेड बाय मिस्टर री के इक्विटी शेयर्स, ये करोगे तो भी देख लो 39,600 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ये भी तुम्हारा आता है 33%। समझा? आइदर वे तुम कर सकते हो, ठीक है, आंसर सेम आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद ना जोक सुनाता हूँ भाई, क्या हुआ था स्कूल में मैं बताता हूँ, बहुत मजा आएगा तुम लोग को। शाह लिमिटेड एज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज प्री लिमिटेड, कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड इक्विटी रिटर्न एंड एनालाइज व्हाई डज इट डिफर। अब ये ना एक तरीके से रिपीटेशन हो गया तो एक बार बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं बोला है। शाह लिमिटेड में भी जो डेट इक्विटी रेशियो है, देखो टोटल वैल्यू तो 50 लाख ही है, ठीक है, क्योंकि सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पर भी टोटल वैल्यू कैसे निकला शाह लिमिटेड का? सेम EBIT, सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट अलग है, बोला नहीं है, तो इसको भी सेम ही अज्यूम कर रहा है, तो डिवाइडेड बाई 18%, तो ये भी यहाँ पे 50 लाख आ जाता है, ठीक है। ये देखो बता देता हूँ कि ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पे 18% है, और वही बोला है कि सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम, तो टोटल ये। अब इसमें फर्क कहाँ पे पड़ेगा? वो जो पुरानी कंपनी था उसका डेट टू इक्विटी का बाइफर्केशन 60:40 था, 0.6 और 0.4 वेज था, यहाँ पर 0.2 और 0.8 है, यहाँ पर 0.2 और 0.8 है, ये देखो, है ना, 2:8 एंड द मार्केट वैल्यू वेट बेसिस।
तो जो 50 लाख है वो पहले जो 6:4 के रेशियो में बढ़ता था अब 2:8 के रेशियो में बढ़ेगा शाह लिमिटेड के केस में। तो ये 10 लाख हो गया, ये 40 लाख हो गया। ठीक है, अब आगे नेट ऑपरेटिंग इनकम सेम टू सेम है। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन डेट क्या हो जाएगा, जो डेट का वैल्यू है वो यहाँ पर जो 50 लाख का डेट था वैल्यू बराबर उस 50 लाख का टोटल वैल्यू था, उसमें से 20% डेट को परटेन करता था। तो 50 लाख इंटू 20% हो जाएगा 10 लाख, और उस पर रेट अप्लाई करके ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो ये सीधा अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ गया 8,20,000 डिवाइडेड, तो टोटल अर्निंग्स 8,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी कितना 50 लाख में से या तो 10 लाख माइनस कर दो या तो 50 लाख का 80% है, 2:8 था तो 50 लाख का 80% इक्विटी शेयर्स, तो इट इज 40 लाख। तो वही अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो यहाँ पर 20.5% आ गया। ठीक है, यस। अब एनालाइज करने के लिए बोला है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि दोनों के रेट में फ़र्क आ रहा है, दिख रहा है ना भाई तुम लोग को। हाँ, अब ऐसा क्या हो गया कि भाई दोनों के रेट में फ़र्क आ रहा है। सी इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, दो फैक्टर्स काम करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी बराबर इंटू 100, ऐसे ही निकलता है रेट ऑफ रिटर्न। तो अब ना ये सब पढ़ते नहीं बैठने का कि भाई कम डेट है जहाँ कि भाई ये लीनियर फीनियर ऑफसेट, ये सब ना समझ में नहीं आता है। मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बोला अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100 बराबर, इस फॉर्मूला में चेंज कब आएगा या इस फॉर्मूला के आंसर में चेंज कब आएगा? दो ही केसेस में सर, या तो न्यूमरेटर चेंज हो या तो डिनोमिनेटर चेंज हो। तो या तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी चेंज हो या तो टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज हो, तो आंसर बदलेगा। यहाँ पर तो दोनों चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ तो अब समझने का ट्राई करना कि न्यूमरेटर क्यों चेंज हुआ, डिनोमिनेटर क्यों चेंज हुआ। न्यूमरेटर बच्चा इसीलिए चेंज हुआ क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डेट कम था। तो इंटरेस्ट ऑन डेट कम था, आप देखो ना यहाँ पे 60% डेट है, यहाँ पे सिर्फ 20% डेट है। तो ऑफकोर्स 50 लाख का 60% और 50 लाख का 20% कौन सा कम है? 50 लाख का 20% कम है। तो ऑफकोर्स प्लान जो शाह लिमिटेड का प्लान है, ऑफकोर्स उसमें इंटरेस्ट ऑन डेट प्री लिमिटेड के प्लान से कम आएगा। तो उस वजह से मेरा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शाह लिमिटेड में बढ़ गया, क्योंकि इंटरेस्ट कम है, कॉस्ट कम हुआ तो रिटर्न बढ़ गया। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या, डिनोमिनेटर इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी में क्यों चेंज आया? सेम रीजन, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर का प्रपोर्शन शाह लिमिटेड के ज़्यादा है। बस यही एग्जाम में बस यही समझा के आना है। समझ में आ रहा है क्यों कम हुआ? दो फैक्टर्स, एक तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी बढ़ा तो क्यों बढ़ा, इंटरेस्ट ऑन डेट कम था। और दूसरी चीज़ डिनोमिनेटर, जो हमारा इक्विटी शेयर्स का डिनोमिनेटर है वो क्यों बढ़ा, क्योंकि डेट कम हुआ था। समझ में आ रहा है? बस ये दो फैक्टर्स की वजह से चेंज हुआ है। ये एग्जाम में लिख के आना है। तुमको समझ में आया क्या? अरे तुम्हारे भेजे में गया क्या? मजा आया क्या यार? यस, चलो बहुत ही बढ़िया। अब ना एक 2 मिनट मैं आपको वो जोक सुना देता हूँ। क्या हुआ था ना कि हमारे स्कूल में एक दिन ऐसे असेंबली लगती है, सबके स्कूल में असेंबली लगती है। और ऐसा था ना मेरे भाई कि मुझे मैं उस वक्त ना बचपन में ट्रेन की आवाज़ बहुत अच्छी निकालता था, चुक 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 चुक, ट्रेन की आवाज़ बहुत अच्छी निकालता। तो हमारे इंग्लिश में ना एक लेसन था जिसमें जिसमें एक ट्रेन जा रही है, उसके अंदर कुछ पैसेंजर्स बहुत अच्छी तरह से अच्छी बातें कर रहे हैं। वैसा वो पूरा कॉन्वर्सेशन हमारे को एक एज अ चैप्टर था इंग्लिश में, मुझे नाम याद नहीं है। तो वो चैप्टर का हमारी इंग्लिश टीचर ने बोला कि चलो इस चैप्टर का असेंबली में प्ले करना है तुम लोगों को। और भाई मुझे तुम्हारे भाई को क्या रोल मिला था पता है? माइक पकड़ के ट्रेन की आवाज़ निकालने का रोल मेरे को मिला था भाई। सोचो, अब उस वक्त मेरे को ना ट्रेन्स बहुत पसंद थी जब मैं छोटा था, अभी पसंद है बट ऑफकोर्स अभी थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है, बाकी शौक भी है, बट बचपन में भाई हर जगह ट्रेन दिखती थी मेरे को। तो ऐसा हो गया कि मेरे को स्कूल की असेंबली में ऐसे माइक पकड़ के ट्रेन का आवाज़ निकालने के लिए मेरे को खड़ा कर दिया। अब हुआ क्या, एक लड़का था, मैं नाम नहीं लूँगा, एक लड़का था मेरे पीछे खड़ा था, उसको भी कुछ साउंड निकालने की ऐसे ही रोल दिया था। अब भाई तुम देखो मेरा खराब नसीब देखो, वो बंदा पीछे से आता है, मैं ट्रेन की आवाज़ निकाल रहा हूँ, प्ले मस्त चल रहा है असेंबली में, वो बंदा मेरे को पीछे से आके एक बार टोक रहा है, 2 बार टोक रहा है, 3 बार टोक रहा है। अब मेरा दिमाग भेजा गर्म हो गया। मैंने उसको बोल दिया, अबे चुप रहना यार, क्या बोल रहा है तू, चुप रहे। अब मेरा खराब नसीब देखो, माइक चालू था, पूरी असेंबली में सुनाई दिया। मैंने बोला ना अबे, मैं ऐसे देखे अबे चुप रहना, और फिर मेरे को लिया, अरे भाई माइक चालू है, पूरी असेंबली को सुनाई दिया भाई। सोचो, मैं बोला पूरी असेंबली को सुनाई दिया, सब टीचर्स, सब कोऑर्डिनेटर सब उधर खड़े थे भाई साहब, सबके सामने अबे चुप रहना।
फिर तो भाई क्या कांड हुआ था, मेरे को कोऑर्डिनेटर के कैबिन में भेजा, सब समझाया वमझाया, मेरी क्लास टीचर ने 2-4, अब तुम देखो टोक वो रहा था, मेरा सिर्फ रिएक्शन था, लेकिन भाई नहीं समझते ना लोग, क्या करें। ये ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी चीज हरकतें की है भाई स्कूल में, बोलो। चलो भाई, चलो चलो आगे बढ़े, क्या क्या बोलते हो? एक काम करते हैं, एक और सवाल करते हैं, उसके बाद भाई छुट्टी करवा देता हूँ, ठीक है? बाकी के सवाल हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन नेक्स्ट लेक्चर। एक 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 चलो क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ तुम्हें, इन डिफरेंस पॉइंट वाला सवाल है, फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है? आ जाओ, ये वाला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? एंड देन आज की सभा अपन समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ले लो। अब देखो, स्टडी मटेरियल MTP RTP, ठीक है? PYQ में ये पूछ सकते हैं अराउंड 4 मार्क्स का, अगर आया तो आया। एरन लिमिटेड वी 4 भी नहीं, 3-4 मार्क का पूछ सकते हैं मैक्स, उसके ऊपर नहीं पूछेंगे, 3 मार्क्स। एरन वी लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स एज फॉलोज, ठीक है? 2 फाइनेंसिंग प्लान्स है, ऑफकोर्स इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए 2 फाइनेंसिंग प्लान्स अपने को चाहिए। तो इक्विटी शेयर्स है 90 लाख 90 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स है कुछ भी नहीं, यहाँ पे 20 लाख, 9% डिबेंचर्स 20 लाख और कुछ भी नहीं, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। अब देखो कितने भोले लोग हैं, कितने इंसानी लोग हैं, इंसानी लोग क्या बोल रहा हूँ, हाँ कितना इंसानियत वाले लोग हैं, सामने से ही बोल देते हैं इन डिफरेंस पॉइंट 7,60,000 है। वाह भाई वाह। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25%, और तुमको कुछ और ही निकालने बोला है कि यहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकालना है, यहाँ पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है, दोनों ही केस में। तो अब देखो क्या होगा, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से अपन लोग इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, EBIT। प्लान ए का EBIT कितना हो गया, वही 7,60,000, ठीक है? तो 7,60,000 इसका EBIT हो गया, लेस डिबेंचर का इंटरेस्ट। प्लान ए में डेट है 20 लाख रुपीज़ का, और उस पर इंटरेस्ट है 9%, तो 20 लाख रुपीज़ इंटू 9% अगर मैं करूँ, सो इट इज़ 1,80,000, ठीक है? नेट ऑफ टैक्स रेट बोल दिया हुआ है कि 25% है, तो 1 माइनस 0.25, यानी कि हाँ 1 माइनस 0.25 हो गया। फिर लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्लान ए में तो प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सिस्ट ही नहीं करता, तो उसको मारो गोली, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स है, सिंपल 90 लाख का टोटल अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़ इसका फेस वैल्यू है, तो 90 लैक्स डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़ अगर मैं करूँ तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इट इज़ गोइंग टू बी 90K। तो यहाँ पे 90,000 डाल दो नीचे, ठीक है? ये प्लान ए का मेरा इंडिफरेंस पॉइंट हो गया। अब प्लान बी का इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो वंस अगेन इट इज़ गोइंग टू बी 7,60,000, क्योंकि इंडिफरेंस पॉइंट का EBIT वो होता है जो सेम टू सेम आता है, लेस प्लान बी में कोई इंटरेस्ट ऑन डेट नहीं आएगा, क्योंकि प्लान बी में डेट ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया, तो इसको जाने दो, 7,60,000 नेट ऑफ टैक्स सीधा यही हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद टैक्स माइनस होता है, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड अपने को यही निकालना है, डिवाइडेड बाय प्लान बी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे। वंस अगेन 90 लाख का टोटल इक्विटी अमाउंट है एंड 100 रुपीज़ है, तो यहाँ पर वही 90,000 शेयर्स, ठीक है? अब देख के ही पता चल रहा है कि ये 90,000 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 90,000 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों वैसे भी कट नहीं वाले, तो यहीं से काट देते हैं, यस। तो सेम फैक्टर है, तो ये 90,000 यहाँ से कट जाएगा, ये 90,000 यहाँ से कट जाएगा। तो अब मेरा कैलकुलेशन क्या बना, मेरा LHS बन गया 7,60,000 इंटू 0.75, यहाँ पे कर ही देता हो, तो 7,60,000 इंटू 0.75 करोगे, इट इज़ गोइंग टू बी 5,70,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल्स टू 7,60,000 माइनस 1,80,000, 7,60,000 माइनस 1,80,000 करोगे, इट इज़ 5,80,000, और ये 5,80,000 को भी इंटू 1 माइनस 0.25, यानी कि 5,80,000 इंटू 0.75 कर देंगे, सो इट इज़ 4,35,000। तो 5,70,000 माइनस 4,35,000 यहाँ पर आ जाएगा, और ये PD राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी बी के केस में कितना आया, 135 आता है,
1,35,000 मैच। बढ़िया, ये मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे निकल के आ गया। 2 मिनट का सवाल था ये। अब एक और पॉइंट ये क्वेश्चन पूछता है, और वो पॉइंट क्या है मेरे भाई? रेट पूछा है ना भाई, रेट पूछा है ना मेरे भाई। हाँ, बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना, तो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। रेट भी निकाल देता हूँ यहाँ पर। रेट का फॉर्मूला क्या है? मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज़ 1,35,000 डिवाइडेड बाय मेरा प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है यहाँ पर 20 लाख, तो सीधा यही ले लेगा 20 लाख इंटू 100। तो 1,35,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 करोगे, सो इट इज़ 6.75%। मैच करता है, मैच करता है, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, मज़ा आया क्या तुम लोगों को? मज़ा आया आज के सेशन में तुम लोगों को? भाई मज़ा आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार भाई। ऐसे आगे मस्त अपन लोग मोस्टली अगले लेक्चर में अपन लोग कैपिटल, अगले नहीं बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर तक हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर भी निपटा देंगे, ठीक है। एंड मुझे सजेशन आया था इन द लास्ट वीडियो कि आप वर्किंग कैपिटल के भी कुछ सवाल लेकर आओ, तो येस मेरा प्लान बिल्कुल है, मैं वर्किंग कैपिटल के भी सवाल आपको इस तरह से सॉल्व करवाऊंगा। अभी कौन कौन से क्वेश्चंस लेने दैट इज़ इन डिस्कशन विद द टीम, जैसे ही हो जाता है वो भी लेक्चर्स आ जाएंगे। एंड बिल्कुल टेंशन मत करना, अभी आई नो जैन से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा वीडियोज़ है मैं दिसंबर में ही लॉन्च कर दूँ, ठीक है। टीम से डिस्कशन चल रहा है, बात चल रही है, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, आपको टाइम टू टाइम कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो भाई आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा आज के लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, कीप स्टडिंग, और आज बिंदास मस्त रहा करो यार, मस्त रहा करो, और आया करो प्रैक्टिस करने के लिए हर सब्जेक्ट, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।